चलिए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है ये होता क्या है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ राज्य दिख रहा है, जो राज्य के नीति सिद्धांत में जो राज्य वर्ड यूज होता है ये समझो आप। बहुत सारे लोग राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट समझ लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर स्टेट राज्य का मतलब नहीं समझना है, या राज्य का मतलब सरकार से लेना है। किससे लेना है? सरकार से। यानी जो यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं ये सरकार की दी गई कि आखिर आप अपने देश को कैसे चलाएंगे, किस तरह से अपने देश में सरकार का क्या फंक्शन होगा, उसके रिगार्डिंग जो कुछ निर्देशित जो कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं उसी को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब चलो दोस्तों, अगर हम बात करें डीपीएसपी का कैसे हमारे देश में आगमन होता है, किस तरह से इसका विचार लोगों के मन में आता है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर बी एन राव की। डॉक्टर बी एन राव जो है उन्होंने संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि जब संविधान लिखा जाए तो उसमें मौलिक अधिकार हो, और एक नहीं बल्कि दो मौलिक अधिकार की बात उन्होंने कहा था कि एक जो समाज के कल्याण की बात करता हो और एक जो व्यक्तिगत रूप से जो अधिकार हो उसकी बात करता हो। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो हम बहुत सारे ऐसे समस्याओं से प्रताड़ित होते रहते थे, ऐसे बहुत तरीके से लोग प्रताड़ित करते थे जो कि एक इंसान का अधिकार होता था और वो उनको नहीं दिया जा रहा। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए बी एन राव का यह सलाह था कि राज्य का भी कुछ अधिकार होने चाहिए, कुछ व्यक्ति के भी अधिकार होने चाहिए। तो बी एन राव की बात लोगों ने मान ली, लेकिन वहां पर मौलिक अधिकार दो नहीं डाले गए। जो राज्य के कुछ निर्देशित सिद्धांत थे उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टॉपिक से, यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत टॉपिक से डाला गया, और जो व्यक्तिगत था उसको हम लोग फंडामेंटल राइट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो आज हमें वही निर्देशित सिद्धांतों को देखना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि राज्य का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट से है, सरकार से है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमारे संविधान में कहाँ एक्सप्लेन है, कहाँ इसका वर्णन किया गया है। तो ये दो जो बातें हैं इसको याद रखना। संविधान के पार्ट 4, पार्ट को हिंदी में हम भाग बोलते हैं, भाग 4 और आर्टिकल यानी अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो है वो वर्णित है, यानी एड्रेस ऑफ डीपीएसपी अगर हम देखें संविधान में तो ये दोनों पार्ट याद रखना। अब चलो कि आखिर इसे हमने संविधान में लाया कहां से। तो कॉन्सेप्ट जो है हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की वो आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों आयरलैंड के संविधान से हमने अपने संविधान में से अडॉप्ट करा है। अब रही बात की आयरलैंड की राजधानी भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए। तो याद रखना है आयरलैंड की जो राजधानी है वो डबलिन में है। कहाँ है? डबलिन। डबलिन जो है वो आयरलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है, ये भी ध्यान में आप रख सकते हो। और एक खास बात जो आपको शायद पता होगा, जो डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट था हमने तो लिया आयरलैंड से, लेकिन आयरलैंड का भी अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लिया है स्पेन के संविधान से। बिल्कुल दोस्तों ये याद रखना कि डीपीएसपी स्पेन के संविधान में था, फिर उसे आयरलैंड ने अडॉप्ट किया और फिर हमने आयरलैंड से इसे अडॉप्ट किया। तो जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिया गया है तो आंसर आयरलैंड होगा। क्लियर हो गया? अब चलो ये डीपीएसपी में होता क्या है। तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सरकार के दायित्वों की बात की गई है, यानी सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या किस तरह से वो देश को चलाएगा, किस तरह से किसी राज्य को हैंडल किया जाएगा, किस तरह से लोगों के कल्याण की बात की जाएगी, इसी सारी चीजों का वर्णन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में किया गया है। तो आप कह सकते हो कि सरकार के दायित्व का वर्णन डीपीएसपी करता है। दोस्तों जब डीपीएसपी डाला जा रहा था हमारे संविधान में तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे एक अलग ही नाम दे दिया था, और बड़ा ही बेहतरीन ये वर्ड जो कि इसे एक्सप्लेन करता है, नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना है, कई बार बड़े स्तर के एग्जामिनेशन में ये लाइन सीधा सीधा पूछ दिया गया है कि नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात किसके बारे में और किसने कहा था। तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, और किसके बारे में? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया था। चलो अगर हम इस डीपीएसपी के उद्देश्य की बात करें, आखिर इसे क्यों लाया गया, तो हमारे लिए जो पर्सनल जो हमारी स्वतंत्रता है इसके लिए तो फंडामेंटल राइट काम कर रहा है, लेकिन समाज के लिए जो काम करने वाला है इस चीज के लिए लाया गया था। तब अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसमें सिर्फ
लोक कल्याण की ही बात की गई है, तो इसमें सबसे पहला याद रखना है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब एक ऐसा राज्य बनाना है, एक ऐसी सरकार हमारी होनी चाहिए जिसमें लोक कल्याण की बात की गई, यानी जनता के वेलफेयर की बात की गई है, लोगों की भलाई की बात की गई हो, ऐसी विधि व्यवस्था बनाना ही डीपीएसपी का उद्देश्य माना जाता है। अगर हम दूसरी बात देखें तो आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, एक ऐसा लोकतंत्र हमारा होना चाहिए जिसमें सामाजिक स्तर पर सबको बराबर का हक मिला हो, जिसे आर्थिक स्तर पर हर तरीके से बराबरी का हक दिया जा रहा हो, इस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था करना डीपीएसपी का उद्देश्य बताया जा रहा है। अगला उद्देश्य देख सकते हो कि लोक कल्याण की अच्छी व्यवस्था की स्थापना करना। दोस्तों एकदम की वर्ड याद रखना, की वर्ड याद रखना कि जो डीपीएसपी है ये लोक कल्याण की ही बात करता है, अदरवाइज किसी चीज की बात ये नहीं करेगा। अगला पॉइंट देख लो कि डीपीएसपी जो है ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको वीवीआई बना लीजिए आप, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल न्यायालय में चुनौती हम नहीं दे सकते हैं, ये नॉन जस्टिसेबल कहलाता है, यानी कोई मुद्दा अगर डीपीएसपी से रिलेटेड हुआ ना तो उसे आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो। यही अगर हमारा मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हुआ तो हम उसको कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, बट डीपीएसपी को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब एक सवाल यह उठता है कि अगर कोई कानून बना तो फिर हम उसे कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दे सकते हैं? दोस्तों इसको अच्छे से समझना, जब हमारा संविधान बन रहा था उससे पहले की जो हमारी जिंदगी थी वो बड़ा ही कष्टदायक जिंदगी थी, लोगों के मौलिक अधिकार तक की चीजों को हनन कर लिया गया था। तो लोगों ने क्या सोचा कि कुछ ऐसे चीजें बनाई जाए जो लोगों के लिए एसेंशियल थी, जो जरूरी थी, जिसको सरकार एट ए टाइम एफर्ट कर सकती थी, उसको लोगों ने फंडामेंटल राइट में डाल दिया। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार भी थे दोस्तों जिसको एट ए टाइम एफर्ट नहीं किया जा सकता, जिसको धीरे धीरे लागू किया जा सकता था, जिसके लिए सरकार रिजिड नहीं हो सकती थी, जो हमारी समाज की एक ऐसी व्यवस्था थी जो एट ए टाइम सुधारी नहीं जा सकती। आज भी ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो सुधारी नहीं जा सकती है, फिर भी कुछ ऐसे ही चीजों का कलेक्शन डीपीएसपी के रूप में कर दिया गया और कहा गया कि धीरे धीरे इसे हम और अमेंड करेंगे। एक बात और, ये जनता को पूरा छूट दे दी गई कि सरकार कैसी चाहिए आपको, ये डीपीएसपी है। आप सरकार को वॉच करो, आप सरकार की चीजों को एवेल्युएट करो, उसकी जो है वैल्यूएशन करो कि सरकार अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सरकार अच्छे से चीजों को की नहीं की। अगर आपके नजर में सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, डीपीएसपी के निर्देशों को फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर निर्णय आपको लेना है। ठीक 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, आप सरकार को वोट मत दो, आप उस पार्टी की सरकार मत बनाओ। यही अधिकार डीपीएसपी में हमें दिया गया। आई होप आपको डीपीएसपी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस है, आखिर दोनों अलग क्या है, क्यों अलग है, इसके बारे में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, तो इस स्लाइड में हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, उसको देखते हैं। तो डीपीएसपी की अगर बात करें हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो इसे समाज की भलाई के लिए बनाया गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि जो समाज की भलाई के लिए, जो सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया हो वो डीपीएसपी होता है। वहीं अगर हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये व्यक्ति के अधिकार के लिए, यानी जो 2 तरह के अधिकार की बात बी एन राव ने की थी संविधान सभा में, तो वहां पर इन दोनों को रखा गया है, एक को डीपीएसपी के नाम से, एक मौलिक अधिकार के नाम से। दूसरा अंतर देखें कि इसे राजनीतिक मान्यता प्राप्त, यानी ये पॉलिटिकली अप्रूव्ड माना गया, यानी पॉलिटिशियन को आजादी, यहां से देख सकते हो आप, राजनीतिक मान्यता है। जबकि अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, यानी ये लीगली अप्रूव्ड नहीं है, डीपीएसपी को कानूनी मान्यता नहीं मिला है, ऐसा आप कह सकते हो। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, इसे वीवीआई बना लीजिए कि इसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी ये आपको किसी भी मुद्दा को जो डीपीएसपी से संबंधित है उसे आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। वहीं अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो दोस्तों याद रखना कि इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो इसे न्यायालय में प्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आगे देखिए तो इस तीनों पॉइंट को आप याद रख सकते हो, इसे, और जो ये सारे पॉइंट है एज अ डिस्क्रिप्टिव जब आंसर लिखना हो तो वहां पर भी आप इसे एक्सप्लेन करके चीजों को दर्शा सकते हो।
वहीं अगर हम बात करें कि डीपीएसपी को कितने श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। संविधान में सिर्फ ये लिख दिया गया है कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसे कैटेगराइज नहीं किया गया है। लेकिन समझ के आधार पर लोगों ने इसे कैटेगराइज किया है, 3-4 श्रेणियों में बांटा है, जो स्पेशली आप देख सकते हो यहाँ कि डीपीएसपी जो है इसको 3 श्रेणी में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है सोशलिस्टिक, जिसे हम समाजवादी कहते हैं। एक होता है गांधीवादी, यानी गांधीयन प्रिंसिपल कह सकते हो। एक होता है लिबरल, जिसे हम उदारवादी कहते हैं। तो जितने भी आर्टिकल, आपको पता है कि डीपीएसपी जो है वो 36 से लेकर के 51 आर्टिकल के बीच में होता है। तो इन आर्टिकलों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ आर्टिकल जो है जो सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया है, जो समाज कल्याण की बात करता है, उसे हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी समाजवादी सिद्धांत के तौर पर देखेंगे, जिसमें आर्टिकल 38, 39, 42, 43, 39 का ए, 43 का ए, 41 और 47, इन आर्टिकलों को ज्यादातर लोग देखते हैं कि इसमें सोशल वेलफेयर की बात हम करते हैं। वहीं अगर गांधीवादी सिद्धांत की बात करें तो याद रखना कि वैसी सिद्धांत, वैसी बातें जो गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाता हो, उनकी जो एक एनर्जी, मतलब उनकी जो एक कल्पना थी, जो हमारा भारत ऐसा हो, हमारा समाज ऐसा बने, उन सब बातों को जो दर्शाता हो, उन आर्टिकलों को हम लोग गांधीवादी सिद्धांत कहते हैं। स्पेशली देखें तो आर्टिकल 40, 47, 48, 43 का बी और 46, इन आर्टिकलों को आप गांधीवादी सिद्धांत में देख सकते हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछ दिया गया कि गांधीवादी सिद्धांत का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आपको इसमें से स्पेशली जो 48 आपको दिख रहा है, ये ज्यादातर आपका मैक्सिमम गांधीवादी सिद्धांत इसी आर्टिकल में दिखता है। तो ये जवाब आपका एप्रोप्रिएट होता है वहां पर गांधी जी के सिद्धांत के बारे में। अगर जो लिबरल की बात करें, जो उदारवादी की बात करें, तो वैसे जो लिबरलिज्म के आइडियाज को प्रमोट करता हो, लिबरलिज्म की बातों को बताता हो, जैसे उदारवादी बातों को बताता हो, उन आर्टिकलों को इस कैटेगरी में रखा गया, जिसमें आप देख सकते हो कि 44 है, 49 है, 45 है, 50 है, 51 है और 48 का ए, ये आर्टिकल आपका उदारवादी कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप ये 3 कैटेगरी याद रखना। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं कि डीपीएसपी के कितने सिद्धांत में बांटा है, कितने कैटेगरीज हैं। एक चीज खास बात, इसे संविधान में कैटेगराइज इस प्रकार से नहीं किया गया, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इसे संविधान में इस तरह से कैटेगराइज किया गया, वहां सिर्फ डीपीएसपी के रूप में लिख दिया गया। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग अभी अगली स्लाइड में बात करने वाले हैं जो 36 से 51 जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, उन सारे आर्टिकलों को बहुत ही विस्तार से। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में ना छूटे। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं डीपीएसपी के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, सबों को एक एक करके और पूरा विस्तार से समझते हैं। इससे बाहर अब आर्टिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अगर कहें तो सारे आर्टिकल्स महत्वपूर्ण हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको सारे आर्टिकल्स बताएं। डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में एक्सप्लेन किया गया है आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में। तो भाग 4 याद रखना है और आर्टिकल 36 से 51 याद रखना है। अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है आर्टिकल 36 से। दोस्तों, जो आर्टिकल 36 है कि जो भी रेंज वाला टॉपिक स्टार्ट होता है, जैसे 5 to 11 हुआ, 12 से 35 हुआ, 36 से 51 हुआ, तो जो शुरुआत के जो आर्टिकल्स है उसको डिफाइन करने में ही खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 36 जो है ये राज्य की परिभाषा देता है। फिर से मैं आपको याद करा दूं कि यहाँ पर राज्य का मतलब स्टेट नहीं समझ लेना है, राज्य का मतलब गवर्नमेंट यानी सरकार समझना है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 जो है राज्य की परिभाषा देता है। अब आप कहोगे कि ये क्या होता है, राज्य की परिभाषा, व्हाट मीन सरकार की परिभाषा क्या? तो आपको याद करा दूं, मैंने आपको फंडामेंटल राइट की क्लास करवाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, फंडामेंटल राइट की 2 वीडियोस बनी हुई है अपनी चैनल पे, जिसमें पार्ट 1 में हमने आर्टिकल 12 को बड़े ही डिटेल में समझाया है। तो आप वहां पढ़ लो। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा है, वही परिभाषा आर्टिकल 36 भी देता है।
यानी अलग कुछ नहीं पढ़ना, उसी को आप परिभाषा के रूप में ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको आर्टिकल 36 भी समझ में आ जाएगा। अब चलो, तो राज्य की परिभाषा दी जाती है, मतलब कौन कौन सरकार हो सकता है, कौन कौन कानून बना सकता है, इस तरह की बातें आर्टिकल 36 करता है। अगर हम आर्टिकल 37 की बात करें तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बना लो, वीवीआई बना लो, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। डीपीएसपी जो है इसे कानूनी तौर पे मान्यता नहीं मिला हुआ, आपको पता है, और इसे हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये याद रखना है, किसी भी कोर्ट में आप इसे चैलेंज के रूप में नहीं लेके जा सकते हो। आगे देखें हम, तो आर्टिकल 38 समझने से पहले एक डाउट सबका क्लियर कर दूं मैं। बहुत सारे लोग के मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि भाई अगर कोई कानून बना है तो फिर हम उसे कोर्ट में क्यों नहीं ले जा सकते। तो इसका जवाब मैं पिछले स्लाइड में भी दिया हूं, क्योंकि जिस समय डीपीएसपी बनाई जा रही थी उस समय हमारी सरकार हमें यह अधिकार देने की कैपेबल नहीं थी, ठीक है, इसलिए उनको प्रिजर्व रखा गया है और उसको लोक हित के लिए बनाया गया है, तो इसलिए इसे हम कानूनी मानता, उसे कानूनी रूप से कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 38 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। इस लाइन को अच्छे से समझिए। आर्टिकल 38 कहता है कि कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए उस तौर पे जो राज्य है यानी जो सरकार है वो आपकी, हमारी हर तरीके से मदद करती है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझें तो सामाजिक स्तर पर हमें मदद करेगी, आर्थिक स्तर पर मदद करेगी, पॉलिटिकली न्याय की व्यवस्था करेगी। तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज आर्टिकल 38 के रूप में दिया जाता है। कहा यह भी जाता है आर्टिकल 38 में कि क्रिटिकल कंडीशन होने पर गवर्नमेंट जो है वो आपका हेल्प करती है, आपका मदद करती है। अब यहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन जैसे बाढ़ आ गया, फ्लड जिसको कहते हो, आग लग गई, बहुत बड़ा तबका बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तो वैसे केस में स्टेट गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी, ये भी आर्टिकल 38 ही कहता है। तो इस तरह से आपको आर्टिकल 38 याद रख लेना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्रिटिकल कंडीशंस वगैरह इन सबों में आपकी जो सरकार है वो मदद कर रही है। चलो आर्टिकल 39 ये भी आप वीवीए बना लो, क्योंकि यहाँ कई बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछ लिए गए हैं आर्टिकल 39 में कि संसाधनों का सही बंटवारा, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका सही बंटवारा करना सरकार के लिए एक निर्देश है हमारे संविधान में कि आप सभी लोगों के बीच में उसके हितों को देखते हुए उसका सही बंटवारा आप करेंगे। दोस्तों इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं डीपीएसपी में, सब सरकार कैसे चले, देश कैसे चले, राज्य कैसे चले, उसी के निर्देशों की बात करता है। इसमें कहा गया है कि संसाधनों का सही से बंटवारा हो, और एक खास बात इसमें कह दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। ये लाइन आप एकदम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही देता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 39 आप याद रखना। दोस्तों आर्टिकल 39 से संबंधित एक बात और बता दो कि इसी आर्टिकल में जो है भारत को एक कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया गया है। इस लाइन को दोस्तों एकदम दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य का दर्जा किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 39 आपको याद हो जाना चाहिए। चलो इसके कुछ सब क्लाउज बना दिए गए हैं आर्टिकल 39 के, जिसमें सबसे पहला है आर्टिकल 39 का ए। इसमें क्या कहा जाता है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर का मतलब यह है कि किसी भी चीजों में अगर देखो तो हर जगह हर व्यक्ति के लिए एक समान अवसर, एक समान अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किसी के साथ किसी तरह कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 39 का ए हमें कहता है, और कहता है कि निःशुल्क विधि सहायता देना भी हमारी सरकार का काम है, यानी फ्री लीगल एड आप कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि किसी आदमी के पास अगर कोई केस मुकदमा, किसी तरह का कोई उलझन आता है, वो कोर्ट तक जाता है, तो राज्य सरकार का दायित्व है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके पास किसी वकील को करने का पैसा नहीं है, किसी वकील को हायर करने का अगर पैसा नहीं हो, तो सरकार अपना तरफ से जो है उसे विधि सहायता प्रदान करता है, सरकारी वकील उसे प्रोवाइड मुहैया कराई जाती है। उसका मतलब वही है कि निःशुल्क विधि सहायता देना ये सरकार का दायित्व है, सरकार का कार्य हो जाता है। अगर हम आर्टिकल 39B की बात करें, ये भी आर्टिकल 39 का एक सब क्लॉज है, और इसमें कहा गया है कि जो सार्वजनिक धन है
उसका स्वामित्व यानी जो मालिकाना हक होता है उसकी बात की जा रही है। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण सार्वजनिक हित में करना, मतलब ये है जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है हमारी, जो पब्लिक संपत्ति है उसका नियंत्रण हमें लोक हित में जाकर करना है। ऐसा नहीं कि पर्सनल यूज के लिए हम उसकी पूरी बात को कर लें, अपने पर्सनल यूज का सारा चीजों का हम यूज कर लें, ऐसा यह आर्टिकल नहीं कहता है। ये कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व हो, सरकार के पास हो, और उसका जो प्रयोग हो, उसका जो नियंत्रण हो वो सार्वजनिक हित में हो, हर लोगों के लिए हो, किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जाए। ये आर्टिकल आपका 39B कहता है। वहीं अगर हम 39C की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें याद रखना कि इसमें धन का समान वितरण का बात कहा गया है। अब इसको बड़े अच्छे से समझो। धन के समान वितरण का मतलब ये है कि जो हमारी सोसाइटी, जो हमारा समाज है, उसमें हर लेवल के, हर तबके के लोग रहते हैं। अब मान लो कि किसी के पास अगर 5 लाख रुपया है, किसी के पास 1 लाख रुपया है, तो थोड़ा सा जो है डिफरेंसेस आ गए ना, थोड़ा सा अंतर आ गया। तो सरकार क्या करती है कि इसको कंट्रोल कर सकती है, इसको नियंत्रित कर सकती है। कैसे? तो टैक्स स्वरूप ला करके ना। अब जैसे 5 लाख रुपया वाला है तो उस पर ज्यादा टैक्स ला करके उसको इक्वल कर दे, कम वाले पर कम टैक्स लाता है। तो धन का जो वितरण है उसको इक्वल करने का भी काम जो है वो सरकार के पास होता है। तो याद रखना कि धन का समान वितरण करने का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 19C, और इन्हीं सब कारणों से जितनी बातें आपने देखा, समान अवसर के, उसको न्यायिक अधिकार देना या नियंत्रण करना, इन्हीं सब कारणों से आर्टिकल 39 को एक कल्याणकारी राज्य का दर्जा जो है भारत को दे दिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल 36, 37, 38 और 39 के कुछ सब क्लॉज को हम लोगों ने देखा। चलिए अगले स्लाइड में बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। इस वीडियो में जानते हैं आगे। दोस्तों देखते हैं बाकी के आर्टिकल्स की क्या क्या प्रावधान है उसमें। अगर हम बात करें आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। दोस्तों ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, आप इसे VVI बना लीजिए, ठीक है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 40 याद रखना। तो कई बार तो ग्राम पंचायत को लेकर के कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उस जगह पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ कंफ्यूजन होता है? तो जरा देखें कि ग्राम पंचायत से आपके क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप ग्राम पंचायत की बात करें तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ग्राम पंचायत का वर्णन किस भाग में है, तो दोस्तों भाग 4 एकदम नहीं लगाइएगा, भाग 9 लगाइएगा। कितना लगाना है? भाग 9 में। अब आप कहोगे कि सर अभी आप तो 40 बोले जो भाग 4 में है, तो भी भाग 9 कैसे हो गए? तो याद करवा दो, भाग 4 में केवल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, न कि ग्राम पंचायत। और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ग्राम पंचायत का वर्णन किस भाग में। तो स्पेशली ग्राम पंचायत क्या होता है, कितने सालों के लिए बनता है, कैसे चुनाव होते हैं, पूरा डिटेल जो है उसका वर्णन भाग 9 में है। समझ में आया? आर्टिकल 40 सिर्फ इसकी स्थापना की बात करता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ये ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में है, तो याद रखना अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ कुछ विशेष बातें जो इस बॉक्स में है इसको ध्यान में रखिएगा। और ग्राम पंचायत की स्थापना पूछेगा तो आर्टिकल 40 फटाक से जवाब दे देगा, ठीक है। अब जो आर्टिकल 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार जो है सरकार आम पब्लिक को देती है। अब देखो इसमें आर्टिकल 40, 42 और 43 को हम लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। मान लो कि अगर आपको काम नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बेरोजगार हो, तो यहाँ पर सरकार का ये दायित्व है कि वो अपने नागरिक को सरकार जो है काम देगी। सपोज करो कि वो आपको काम दे दी, तो क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि कुछ दशाओं में काम देने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 41। अब अगर आपको कोई काम देगा तो वो काम कैसा होना चाहिए? दोस्तों वो काम आपके हेल्थ के समझ से अच्छा होना चाहिए, हेल्दी काम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसी जगहों पर काम दे दे जहां पर आपका हेल्थ ही पूरा तरह से डिस्टर्ब हो जाए, है ना। तो कार्य न्याय संगत हो, यानी टॉर्चर का कोई काम ना हो, लोग आपको परेशान ना करे, उस तरह के काम नहीं चाहिए हमें। तो याद रखना
42 में कार्य संगत हो, न्याय संगत कार्य हो और मानव हित दशाओं में हो। मतलब ऐसा भी है कि काम सरकार को ऐसे जगहों पर देना चाहिए जहां पर लोगों को अच्छा लगे काम करने में। अब ऐसा ना हो कि आदमी के रहने के लायक जगह भी ना हो और उस जगह पर काम करने के लिए आपको भेज दे, तो वो मानव हित में नहीं होगा। तो आर्टिकल 42 कहता है कि अच्छा जगह हो, कार्य न्याय संगत हो, न्याय लायक कार्य, जस्टिस मिले आपको, वैसा काम सरकार आपको मुहैया कराएगी। आर्टिकल 42। तो 41 में आपको सरकार काम देगी और 42 में काम आपको अच्छे जगह देगी। 43 ये कहता है कि मान लो कि अगर आपको सरकार कार्य देती है, काम दी, नियुक्त कर दी, तो आपको कुछ पैसा भी देगी। तो 43 कहता है कि आपको मजदूरी मिलनी चाहिए, है ना, जो कामगार होते हैं उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। और इस आर्टिकल में एक बात और कह दिया गया है कि सरकार ज्यादातर कुटीर उद्योग, जो लोग बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, उनको कुटीर उद्योग में सहायता करे। दैट मीन्स ये याद रखना है कि कुटीर उद्योग जो है, कुटीर उद्योग, उसको प्रोत्साहन करने का भी जो वर्णन है वो आर्टिकल 43 में कर दिया गया। तो बड़े आसानी से हम लोगों ने आर्टिकल 41, 42 और 43 को समझा। 41 में काम देना है, 42 में अच्छे जगह पर काम देना है और 43 में उसके लिए पैसे देने हैं। ठीक है। अब जो आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है सामान्य नागरिक संहिता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। अब इसको अच्छे से समझो। सामान्य जो है, सामान्य नागरिक संहिता, ये होता क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब पहले यहाँ पर देखो, यूनिफॉर्म जो हम बचपन में हम लोग यूज करते थे, जब स्कूल जाते थे तो कहते हैं कि यूनिफॉर्म है हमारी, तो वहां पर जो यूनिफॉर्म है वो ड्रेस के लिए यूज करते थे। इस जगह पे जरा सा मतलब बदल जाएगा, यहाँ ड्रेस नहीं होगा, यूनिफॉर्म का मतलब होगा एक जैसा, एक समान। ठीक है, एक समान दिखना, वही यूनिफॉर्म होता है। अब यहाँ यूनिफॉर्म नागरिक संहिता क्या है कि नागरिकों के लिए सरकार जो है कुछ समान कानून बनाए जो हर लेवल के, हर कैटेगरी के नागरिक के लिए समान होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कोई नहीं देखता, कोई फर्क नहीं होगा। जैसे क्या क्या इस कैटेगरी में हमें कौन कौन सी कानून मिलती है? जैसे विवाह करना, जैसे कहा गया है कि हर नागरिक को एक विवाह करने का अधिकार है कानूनी तौर पर, है ना। आदमी एक से ज्यादा भी कर लेता है लेकिन वो कानूनी नहीं होगा, तो विवाह करना हो गया। तलाक, जिसको आप डिवोर्स बोलते हो, तलाक हो गया। गोद लेना हो गया, आप किसी को भी गोद ले सकते हो, ये आपका कानूनी अधिकार है जो डीपीएसपी आपको देता है। गोद लेना हो गया, प्लस वारिस तय करना हो गया। वारिस तय करने का मतलब हो गया टू डिसाइड सक्सीडर, है ना। वारिस तय करना, वारिस करने का मतलब क्या होता है? तो वारिस तय करने का मतलब बस यही समझ लीजिए कि आप अपना जो वारिस है यानी आपकी संपत्ति है उसका मालिक कौन बनेगा, ये डिसाइड करने के लिए आपके पास स्वतंत्रता होती है और आप पर कोई प्रेशर नहीं होता है। बस इसी सब चीजों को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। बस दोस्तों याद रखना, विवाह, तलाक, गोद लेना, वारिस तय करना, इन सब चीजों में यह अधिकार हमें दे दिया गया। आगे देखें, अगर हम आर्टिकल 45 की बात करें तो दोस्तों याद रखना कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था करना है ये स्टेट करके देगा, यानी सरकार करके देगी। और ये आर्टिकल 45 में यह प्रावधान कर दिया गया है। आपको याद आ रहा होगा, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि आर्टिकल 21 का जो ए है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन था। ठीक है, यहाँ जो 45 है इसमें याद रखना है कि आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे के कुछ और आर्टिकल जो डीपीएसपी से संबंधित है और महत्वपूर्ण है। तो बाकी के आर्टिकल्स को देखते हैं, जो है आपका 46, 47, 48, 48 का ए और 49। 46 जो है इसमें कहा गया है दोस्तों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो कुछ अन्य दुर्लभ वर्ग है उनके हितों की बात की गई है इसमें। और इसमें हर तरह के हित की बात की गई, जैसे सामाजिक न्याय की बात हो, राजनीतिक न्याय की बात हो, आर्थिक न्याय की बात हो या फिर उनकी शिक्षा की बात हो, यानी उनको हर नजरिए से न्याय देना है, जस्टिस देना है। ये एक राज्य का कर्तव्य होता है। यानी आपको याद रखना है कि एससी, एसटी और अन्य दुर्लभ वर्गों के हितों की बात। हित मतलब 3 तरीके का, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और शिक्षा से संबंधित बातें इस आर्टिकल में बताई गई। आगे अगर बढ़े हम आर्टिकल 47 की ओर करें तो इसमें कहा जाता है कि जो सरकार होता है उसका एक और कर्तव्य दिया गया कि वो अपने
जो स्टेट है, उनके जो जनता है, उनके जो लोग हैं, उनके पोषाहार में अभिवृद्धि करे, उनके जीवन के जो जीने का जो ढंग है यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको हाई करे, उसको अच्छा बनाए। ये हर राज्य का कर्तव्य बताया गया है इस आर्टिकल में। तो आप कह सकते हो कि पोषाहार के स्तर को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य की सुविधाओं को अच्छा बनाना, जीवन स्तर को ऊंचा करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको और बेटर बनाना, और मद्य निषेध जो होता है, शराबबंदी जिसमें बिहार भी आपका शामिल है, मद्य निषेध करना, ये सारे प्रावधान जो है वो आर्टिकल 47 में दे दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम 48 की अगर बात करें तो 47 से अगर थोड़ा सा रिलेट कर दीजिए तो 48 आराम से याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर इन सब चीजों के कारण से हमारी स्वास्थ्य अच्छी हो जाती है, और स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए मद्य निषेध बड़ा जरूरी है, यानी शराब को छोड़ना पड़ेगा। और जब लोग शराब वगैरह छोड़ दिएंगे तो अब वो क्या करेंगे, तो दोस्तों याद है ना, वो क्या करेंगे फिर, तो कृषि करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, पशुपालन करेंगे, दुधारू पशुओं पर ज्यादा ध्यान देंगे जिससे उनकी इनकम ज्यादा हो पाए। तो बस यही चीज याद रखना है क्या, कि जो 48 आर्टिकल है इसमें कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं को संरक्षण देने, उनको वृद्धि, उनकी संख्याओं में बढ़ावा और लोगों को उनके प्रति जागरूक बनाने का जो कर्तव्य है ये स्टेट का दिया गया है, जो आर्टिकल 48 में कह दिया गया। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आप कह सकते हो, जो आर्टिकल 48 में आता है। आर्टिकल 48 का क्लाउज 1 अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि स्टेट की एक और जिम्मेदारी ये भी है कि वो पर्यावरण के संरक्षण, यानी जो भी इन्वायरमेंट हमारे यहाँ उसको बेटर बनाए, उसको अच्छा करने का प्रयत्न करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, उनका संवर्धन यानी पेड़ पौधों में वृद्धि, वनों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा, सुरक्षा, ये सब स्टेट का ही कर्तव्य बताया गया है। एक तरह से अगर कहें आप तो जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, ये राज्य के दायित्वों का एक पूरा मतलब लिस्ट बता दिया गया है कि आपको कैसे अपनी सरकार को चलाना है। ठीक है, तो आर्टिकल 48 का क्लॉज 1 समझ में आ गया आपको, जीवों की रक्षा करना, ये सारी बातें। आर्टिकल 49 अगर आप देखें तो इसमें कहा गया है कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हमारे देश में है, ठीक है, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इन सब चीजों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, ये सारी बातें राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं या कोई स्थान है या कोई वस्तु है, इन सबों को संरक्षण देना, सिक्योरिटी देना, है ना, ये सारे कर्तव्य जो है आर्टिकल 49 में दे दिए गए। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो स्लाइड है 46 से लेकर के 49 तक के आर्टिकल्स वाला ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जो हमारे पास 2 और आर्टिकल बच रहे हैं इस चैप्टर में, जो है आपका 50 और 51, उन दोनों आर्टिकल को देखते हैं। और इस डीपीएसपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी है जिसको हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इस टॉपिक का आखिरी स्लाइड जिसमें हमें बात करना है आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 के बारे में। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल 50 की बात करें, ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है और आपके आने वाले हर एग्जाम में अगर देखें हम, तो अगर कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से बना लिया तो इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। कहता क्या है इसमें कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंटवारा, ये इतना महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कि कार्यपालिका कहते किसको, कार्यपालिका को हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका को हम लोग जस्टिस बोल सकते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि जो जस्टिस है, जो न्याय प्रणाली हमारे देश का है, वह स्वतंत्र होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव के अधीन नहीं होना चाहिए। अगर न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन हुआ तो फिर जो न्याय सिस्टम हमारे देश में चल रहा है वह कितने फेयर न्याय नहीं होगा, फिर मनमानी ढंग से जो न्याय होता है वो आने लगेगा और कोई भी आम आदमी जो है, एक सामान्य जनता, वो सेफ नहीं रह पाएगा। इसलिए यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो न्यायपालिका सिस्टम होता है उसे कार्यपालिका से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। हर आदमी, हर एक सिस्टम का कार्य अलग बना दिया गया है। तो ये आर्टिकल आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। इसमें 3 टर्म्स आते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका है वो लॉ फॉर्म करेगी, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है, और जो जस्टिस वाला पार्ट होता है वो न्याय देने का सिर्फ काम करेगी। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं आर्टिकल 51 की अगर बात करें तो हम लोगों के पास जितने आर्टिकल अब तक हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें एक कहते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र, एक विश्वासी लोकतंत्र बनाने की जो बात, जो निर्देश हर राज्य को दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, उसी में अगला निर्देश ये है, कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस बनाना है, जो शांति जो कायम करना है, ये सब हमारा ही दायित्व है और हमारी सरकार का ये कर्तव्य है कि वो इस चीज को फॉलो करवाए। तो वो आर्टिकल आपका 51 में दिया गया है।
तो ये रही 36 से 51 तक की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। अब जो डीपीएसपी है उससे संबंधित कुछ जो अमेंडमेंट हमारे संविधान में किए गए वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम उसको देखें तो सबसे पहला याद रखना है 42वां संशोधन 1976 में भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थी और इनके शासनकाल में यह संशोधन किया गया था। इसमें क्या किया गया कि आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A को अमेंड किया गया था। इसमें कुछ नई बातें जोड़ी गई थी, तो ये अमेंडमेंट आपको याद रख लेना है। अगला जो संशोधन है वो है 44वां संशोधन 1978। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी थे, इनके शासनकाल में यह संशोधन किया गया था। इसमें आर्टिकल 38 को अमेंड किया गया था और कुछ नए कानून ऐड किए गए थे जो पैसा धन से संबंधित थे, कुछ अमेंडमेंट उसको ऐड किया गया था। अगला अमेंडमेंट जो डीपीएसपी से महत्वपूर्ण है वो है 86वां संशोधन 2002। दोस्तों इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इनके शासनकाल में ये संशोधन किया गया था। इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 45 को अमेंड किया गया था। आपको याद होगा हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी आर्टिकल 21 के ए में, जिसको इसी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 45 में दोस्तों जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात की गई है, तो याद रखना 86th अमेंडमेंट 2002। और एक आखिरी संशोधन डीपीएसपी से रिलेटेड है 97th अमेंडमेंट है जो 2011 में किया गया था। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इनके शासनकाल में ये अमेंडमेंट हुआ था और इसमें आर्टिकल 43B को अमेंड किया गया था, तो ये याद रखिएगा। चलिए ये हो गई आपकी डीपीएसपी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो पूरी सारी। दोस्तों इस वीडियो से बाहर डीपीएसपी से क्वेश्चन शायद ही पूछेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एक बार अगर ना समझ में आए 2 बार और रिवाइज कर लेंगे ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जहां पर हम बात करेंगे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सारे पॉइंटों को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको फैला दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, अपना सुझाव जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।